समझ नहीं रहे हो, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, इनके सामने। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम पागल हो क्या? ये किसका बच्चा उठा लाए? इसमें किसी का बच्चा नहीं है, देख देख खाली है। खाली है तो फिर हमारे किस काम का? वहाँ भी तो बेकार ही पड़ा था, कम से कम हमारे किसके तो काम आएगा। पीछे हटिए आप लोग। पीछे साइड। सर हम झूठ नहीं बोल रहे, ये प्रेम वहाँ लवारिस पड़ा हुआ था। सोने सर, दोनों का फोन नंबर और एड्रेस लो। सर, लाश का सर गायब है और बॉडी को कई टुकड़ों में काटकर इन बच्चों के कपड़ों में भरा गया है और फ्रेम के निचले वाले हिस्से में डालकर बॉडी को यहाँ पे डंप किया गया। सर, बॉडी को यहाँ गार्डन में लाकर डंप किया गया तो किसी ने तो देखा होगा। सर गार्डन और गार्डन के आसपास कहीं कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन लोगों से पूछताछ चल रही है, शायद किसी ने कुछ फिटनेस किया हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। हो गया। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपने करियर में कई मर्डर केसेस सॉल्व किए, लेकिन यह केस काफी लिहाज से अलग था। लाश को ठिकाने लगाने के लिए कोई प्रेम का इस्तेमाल करे, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और जो लाश हमें मिली थी वो मंजू शर्मा नाम की एक लड़की की थी। लाश को 22 टुकड़ों में काटा गया था और लाश का सर गायब था, लेकिन 3 महीने बाद भी हम उसकी पहचान पता नहीं कर पाए थे। अब ये केस बैकलॉग में चला गया, लेकिन 3 महीने बाद फिर से वही माहौल बना जिसने हम सबको हिला के रख दिया। नमस्ते भाई साहब, ये ना बच्चों के कपड़े हैं जी, एक से एक वैरायटी है जी मेरे पास, देखो आप। नहीं हमें नहीं चाहिए। अरे भाई साहब एक ले लो ना, सुबह से ना बौनी तक नहीं हुई है जी मेरी, देखो तो सही कितने सोने कपड़े हैं। तो ये बच्चों के कपड़े बेच रही, देखो कुछ चाहिए तो तुम्हें। ये ना मेरे पास बच्चों के कपड़े हैं जी, एक से एक वैरायटी है, देखो ये तो गुड़िया पे बहुत ही फबेगा जी, कितनी प्यारी बच्ची है। और प्राइस क्या है? अरे आप प्राइस की टेंशन ना लो जी, एक काम करो आस पड़ोस वालों को भी बुला लो, ज्यादा लोग लेंगे ना तो दाम कम कर देना है मैंने। ये देखो जी बहन जी, एक से एक वैरायटी है मेरे पास। ये सारे कपड़े ना लुधियाना की फैक्ट्री से लेके आती हूँ जी मैं। यही कपड़े अगर आप मॉल में जाओगे ना 10 गुना ज्यादा रेट पे मिलेंगे आपको। देखो तो आप फैब्रिक नहीं देख रहे हो जी, देखो इसका कलर कितना सुंदर है। ये मैं माधव को ट्राई करवाती हूँ। बेटा मैं रोटी और ला रहा हूँ। अरे परमीला भाभी, आपने तो पूरा मार्केट लगा दिया आज। अरे बहन जी तुसी भी देखो ना कितने सोने सोने पीस है, ये देखो। हाँ। माँ, आपके हाथों में कितनी अच्छी मेहंदी लगी है, मुझे भी ऐसी मेहंदी लगवानी है। दीदी स्कूल में मेहंदी लगवाना अलाउड नहीं है, टीचर डांटेगी। समर वेकेशन आ रही है तो मैं मेहंदी तो लगवा ही सकती हूँ, क्यों मम्मी? बिल्कुल बेटा, चलो आप जल्दी करो। माधव जल्दी ही लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए। चाबी ले ली तुमने? मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ ले ली, चलो जल्दी चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहे। आओ जल्दी आओ, चलो माँ। आराम से। हेलो, चेक करो। सर, वो लावारिस बैग पड़ा देखा तो यहाँ के लोगों ने कंट्रोल रूम में फोन किया। हमने चेक किया तो देखा ये बैग लाश के टुकड़ों से भरा पड़ा है। सर ये देखिए, हाथों में मेहंदी लगी है, पक्का ये लाश किसी औरत की है, लेकिन सर इसका सर गायब है।
3 महीने पहले हमें प्रेम में जिस औरत की कटी हुई लाश मिली थी उसका भी सर गायब था। सर मॉडस ऑपरेंडी सेम है, लेकिन हम उस औरत की पहचान पता नहीं कर पाए थे। और यहाँ भी क्रिमिनल ने इस औरत की पहचान पता करने का कोई क्लू नहीं छोड़ा। पापा पापा बोलो ना, मम्मी कब आएगी? आ जाएंगी बेटा, जल्दी आ जाएंगी। सर बॉडी को कई टुकड़ों में काटा गया है और सिर भी गायब है। सर 3 महीने पहले जो लाश हमें प्रेम में मिली थी उसको भी कई टुकड़ों में काटा गया था। उस बॉडी का और इस बॉडी का काटने का पैटर्न बिल्कुल सेम है। किसी छोटे हथियार से धीरे धीरे रेत कर काटा गया है। यानी इस औरत का किलर और उस औरत का किलर एक ही हो सकता है जिसकी लाश हमें 3 महीने पहले मिली थी। एब्सोल्युटली। एक्सक्यूज मी, बोले यादव। सर साईनगर थाने में प्रमिला नाम की एक औरत की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। सर कंप्लेंट उसके पति गोविंद ने दर्ज करवाई थी। इस गोविंद को बॉडी की शिनाख्त के लिए बुलाओ। ओके सर। लुधियाना से तो तू कल ही निकल गया था और तू अब घर आया है। कहाँ पर था इतनी देर से? था कुछ काम। क्या काम था? साला इतनी दूर तो टेम्पो चला के आया और ऊपर से तो सवाल जवाब शुरू कर रही है। फिर चाय बना दे, बहुत थक गया हूं मैं। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जा जाके ना मैं भी बहुत थक जाती हूँ। जानता हूँ, पर एक चाय तो बना दे। रुक, तू ना ये सब्जी काट दे। खाना खाना है ना तो मदद करनी पड़ेगी मेरी। कितनी अच्छी मेहंदी लगी है, मुझे भी ऐसी मेहंदी लगवानी है। कल आखिरी बार मेरी प्रमिला से फोन पे बात हुई सर। गोविंद, आज आप फिर टिफिन ले जाना भूल गए? हाँ जानता हूँ, डोंट वरी, कुछ खा लूंगा बाहर में। वैसे बनाया क्या तुमने? मटर पनीर। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? आप तो वैसे भी बाहर खाने वाले हैं। अरे तो रात को घर पे आके खा सकता हूँ ना। अच्छा गोविंद, वो बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया तो मैं फोन रखती हूँ, उन्हें लेने जाना है। सर फिर मुझे पता चला कि प्रमिला बच्चों को लेने पहुंची नहीं थी। बच्चे वहां वेट करते रहे, फिर किसी पड़ोसी ने देखा तो वो बच्चों को लेके घर आए। वो घर आए तो देखा कि वहां ताला लगा हुआ है। अंदर तो मम्मी दिख ही नहीं रही है। आंटी फोन की बेल तो जा रही है। आंटी फोन की आवाज तो अंदर से आ रही है। तो प्रमिला फोन अंदर रख के कहाँ चली गई? एक काम करते हैं, प्रमिला के हस्बैंड को फोन करके उसे इन्फॉर्म करते हैं। फिर मैं घर आया, कुछ समझ नहीं आ रहा था सर। प्रमिला अचानक से। देखिए, जैसा आपने बताया कि आपकी पत्नी प्रमिला ने फोन करके आपको ये कहा कि वो बच्चों को स्कूल बस से पिक करने जा रही है, लेकिन अगर वो वहां नहीं गई तो और कहाँ जा सकती हैं? सर उसने फोन पे तो यही बोला था कि वो बच्चों को लेने जा रही है। और वो अपना फोन घर पे क्यों छोड़ के गई? सर हो सकता है उसे लगा हो कि बच्चों को लेके वापस आना, तो छोड़ दिया। देखिए, अगर ऐसा है तो आपकी पत्नी के साथ जो भी हुआ है वो आपके घर से लेके उस रास्ते के बीच में ही हुआ है जहाँ पर स्कूल बस आपके बच्चों को ड्रॉप करती है। आपके बच्चे कहाँ? अरे आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? देखो मम्मी आ जाएंगी। अगर यहाँ मन नहीं लग रहा तो हमारे घर चलो, बादल भी स्कूल से आ जाएगा, फिर खूब मस्ती करेंगे, खेलेंगे और खाना भी साथ में खाएंगे। चले? मुझे कुछ नहीं खाना आंटी। बेटा सर मैंने उस दिन दोपहर को प्रमिला को देखा था, वो कहीं बाहर जा रही थी।
तो उस दिन प्रमिला को देख के आपको लगा कि वो कुछ अपसेट है या आपको कुछ अजीब लगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि वो हर रोज बस स्टॉप जाती थी बच्चों को लेने। बेटा अब बड़े हो ना, समझदार हो, भाई को समझाओ ना। मम्मी आ जाएगी जल्दी। पापा पापा मम्मी कहाँ है? मम्मी आएंगी बेटा, मम्मी आ जाएंगी। आप सर ये हमारी पड़ोसी। मैं मेघना। मैं विद्या। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप लोग? सर ये 3rd में है, ये 4th में। गोविंद जी, देखिए आपकी पत्नी की लाश यहाँ से 10 किलोमीटर दूर सिनुजा में मिली। आपको किसी पर शक, किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रमिला जी वर्किंग थी या हाउसवाइफ? सर थी तो हाउसवाइफ, लेकिन साथ साथ में शेरूल की मेंबरशिप ले रखी थी। शेरूल मतलब? शेरूल एंटरप्राइजेस। सर ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं ये लोग। तो प्रमिला आसपास पड़ोस में और रिलेशन में ये प्रोडक्ट बेचती थी। सर, हमने प्रमिला के आस पड़ोस में कई लोगों से बात की। उनसे प्रमिला के पति गोविंद के एक अफेयर के बारे में पता चला। अफेयर? हाँ सर, एक्चुअली प्रमिला के पड़ोस में एक विद्या नाम की औरत भी रहती है। सर ये विद्या अभी 4 महीने पहले ही अपने पति के साथ वहां पर शिफ्ट हुई थी। इसका पति ऑफिस टूर पे ज्यादातर बाहर ही रहता है सर, और इस गोविंद का इस विद्या के घर में काफी आना जाना है। सर गोविंद और विद्या का पक्का अफेयर था, तभी तो प्रमिला को शक था गोविंद पर। शक? सिर्फ शक ही नहीं था सर, गोविंद और प्रमिला का तो आए दिन इसी बात पर झगड़ा होता रहता था। और सर प्रमिला के दोनों बच्चों को बस स्टैंड से विद्या ही घर लेकर आई। और विद्या का गोविंद से अफेयर है। और गोविंद ने हमें यह बताया था कि प्रमिला ने सिर्फ फोन पर यह कहा था कि वो बच्चों को स्कूल बस से लेने जा रहे। लेकिन हो सकता है कि प्रमिला ने गोविंद को ऐसा कुछ कहा ही ना, बल्कि इस गोविंद ने खुद प्रमिला को कहीं बुलाया और उसका कत्ल कर दिया। बुलाओ इन दोनों। ओके सर। बेटा आंटी बोले कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ खा लो ना। गोविंद जी आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, और विद्या जी आपको भी। मुझे क्यों? थाने चलिए, बताते हैं। मेघना जी बच्चों का ख्याल रखना। सर आप बेवजह हम पे शक कर रहे हैं सर। हम शक नहीं कर रहे, बल्कि हम तो मान रहे हैं कि तुम दोनों ने प्रमिला का मर्डर किया। नहीं सर, हम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, इसके बच्चों को स्कूल बस से लेने तुम ही गई थी ना? हाँ सर। अब तुम बोलो, प्रमिला को कहाँ बुलाया और कहाँ उसका मर्डर किया? सर ये क्या कह रहे हैं आप सर? हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, नहीं किया सर कुछ भी। सर मानते हैं हमारा रिश्ता गलत है, लेकिन प्रमिला के मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। हाँ सर। इस बार बिल्कुल रद्दी माल लेकर आया तो लुधियाना से, कोई माल खरीदने को तैयार नहीं हो रहा। ऐसा करेगा ना तो धंधा चौपट हो जाना है अपना। हाँ घूर क्या रहा है, मारेगा मुझे? आराम से। आजकल ना बहुत गुस्सा आने लग गया तुझे, ठीक से रख सामान। काम में दिमाग लगता नहीं है तेरा बस। सर ये प्रमिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रमिला का मर्डर उसी शाम हो गया था जिस दिन उसके पति गोविंद ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। सर प्रमिला का भी उसके मर्डर से पहले रेप हुआ था। 3 महीने पहले हमें जिस औरत की लाश मिली उसका भी पहले रेप हुआ, फिर मर्डर हुआ। यस सर, काफी कुछ सिमिलर है। काफी कुछ सिमिलर है तो रेपिस्ट का डीएनए भी सिमिलर होगा। डीएनए मैच करो। ओके सर जिस दौरान प्रमिला गायब हुई थी उस वक्त विद्या अपने घर पे नहीं थी और गोविंद भी अपने ऑफिस में नहीं था। इस विद्या और गोविंद की एक्टिविटी सस्पिशियस लग रही। मजिस्ट्रेट साहब से गोविंद की डीएनए लेने की परमिशन लो। राइट सर। सर प्रमिला के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर सस्पिशियस मिला है। पिछले काफी समय से प्रमिला की शंकर नाम के एक आदमी से बातें होती थी।
लेकिन सर इस शंकर का नंबर अभी बंद है। कौन है शंकर? सर शंकर शेरुल एंटरप्राइजेस में एरिया मैनेजर था और प्रमिला भी पहले वहीं की मेंबर थी। यस सर, शंकर पहले हमारी कंपनी में था, उसी ने प्रमिला को हमारी कंपनी में इंट्रोड्यूस किया था, पर सर बाद में प्रमिला ने उसकी कंप्लेंट की सर। कैसी कंप्लेंट? शेरुल एंटरप्राइजेस का जो प्रोडक्ट इस बार मेरे बनाए हुए मेंबर्स को अलॉट हुआ है वो नकली है। ये आपसे किसने कहा? अरे किसने कहा मतलब, मैंने खुद चेक किया है। देखिए मैम आप इधर आइए। मुझे कहीं आने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। शेरुल एंटरप्राइजेस का टैग उस प्रोडक्ट पे है लेकिन प्रोडक्ट नकली है। देखिए मैम आप आराम से बात कीजिए, मैं आपको प्रमिला की कंप्लेंट जायज थी सर। हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि सिर्फ प्रमिला नहीं, ऐसी कई और औरतों को भी चीट कर रहा था सर। एक्चुअली शंकर थोड़ा सा कैरेक्टरलेस था। थोड़ा सा मतलब? एक्चुअली ही इज अ वुमनाइजर। हमारे ऑफिस में काम करने वाली और भी कई फीमेल एम्प्लॉयज ने उसकी कंप्लेंट की। हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल था तो हमें उसे जॉब से निकालना पड़ा। आपने शंकर को जॉब से कब निकाला? यही कोई 15-20 दिन पहले। उसका फोन बंद है, उसका एड्रेस तो होगा आपके पास? हाँ विकास। सर शंकर के घर में ताला लगा है। आसपास में पूछा लेकिन किसी को भी नहीं मालूम कि इस वक्त कहाँ है वो। अब गोविंद और विद्या के अलावा ये शंकर भी हमारा सस्पेक्ट है। इस शंकर के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। नमस्ते जी, मैं शंकर शेरुल ब्यूटी प्रोडक्ट से। मैंने आपको कॉल किया था ना? जी जी, आइए प्लीज। थैंक यू। चाय कॉफी कुछ? नहीं शुक्रिया, आप आइए ना, बैठिए। 2 मिनट में मैं आपको स्कीम समझा दूंगा। आइए, पहले ना आप मेरी स्कीम सुन लीजिए और बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है और आप घर बैठे बहुत पैसे कमा सकती है। पर कैसे? बहुत ही सिंपल है मैम। जैसे ही आप हमारी कंपनी की मेंबरशिप लेंगी तो आपको एक ऐसी प्रोडक्ट किट दी जाएगी और आप अपनी ही तरह बाकी लोगों को भी ये प्रोडक्ट बेच के अच्छे पैसे कमा सकोगी। और हाँ मैम, हमारे कंपनी से आपको अच्छे बेनिफिट्स भी मिलेंगे और अच्छी मार्जिन भी मिलेगी। अरे सुनो, मैंने एक बेहतरीन प्लान किया है। समर वेकेशन पे तुम दोनों को लेके शिमला चल रहे हैं घूमने, ठीक है? सबसे पहले खाना खाते हैं, खाना खाते खाते प्लान करते हैं। आ जाओ। पर पापा, मम्मी तो है ही नहीं, वो कब आएंगे? मम्मी आ जाएंगी बेटा, उससे पहले आ जाएंगी ना। झूठ बोल रहे हो आप, अब वो नहीं आएंगी क्योंकि आपने उनको मार डाला है। क्या बोल रही हो तुम्हें? किसने कहा तुमसे ये? सब यही कहते हैं कि आपने और विद्या आंटी ने मिलकर मम्मी को मार डाला। झूठ बोलते हैं सब बेटा, ऐसा कुछ नहीं किया। आप झूठ बोल रहे हो। अब आप हम दोनों को भी मार डालोगे ना? बेटा ऐसा मत बोलो। मुझे ऐसे बात नहीं करनी। चलो माधव। तृप्ति, माधव, बेटा तृप्ति, बेटा बेटा दरवाजा खोलो तृप्ति। माधव, हेलो हेलो गोविंद, तुषार बोल रहा था। मेघना माधव और तृप्ति के साथ है क्या? नहीं तो यहाँ तो नहीं है मेघना। पता नहीं कहाँ चली गई। उसकी शॉप भी बंद है, फोन भी नहीं लग रहा उसका। गोविंद, मैं माधव को थोड़ी देर तुम्हारे यहाँ छोड़ दूं क्या? मैं उसकी मम्मी को ढूंढ लूंगा जब तक। हाँ छोड़ दो। बहन जी आप एक काम करो, बच्चा मुझे दे दो, आप ना आराम से देख लेना। लो। अच्छा जी, संभाल। डिजाइन कुछ खास नहीं है, आपके पास कोई और कलेक्शन है? जी कलेक्शन तो बहुत है मेरे पास, लेकिन वो क्या है ना, जल्दबाजी में मैं लेके नहीं आ पाई। आप ना एक काम करो, आप ना मेरे गोदाम में आ जाओ, वहाँ ना आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी जी।
पर बहन जी आपका गोडाउन कहाँ है? आप एक काम करो, पेन और पेपर ले आओ, मैं गोडाउन का एड्रेस लिख के दे देती हूँ आपको। अभी लाई। हाँ। सर, साईनगर थाने में जहाँ पर प्रमिला की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी, वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आई है। उसी थाने में प्रमिला के मोहल्ले की एक और औरत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई है। कौन औरत? सर ये मेघना बेस्ट। सर इस मेघना का प्रमिला के घर में काफी आना जाना था और ये कंप्लेंट मेघना के पति ने दर्ज करवाई है। सर साईनगर पुलिस को मालूम था कि हम प्रमिला मर्डर केस में उसके पति गोविंद पर शक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये अपडेट दिया। विकास, इस मेघना के पति से भी मिलते हैं, देखते हैं वो गोविंद के बारे में क्या कहता है। सर साईनगर थाने की पुलिस भी मुझसे विद्या और गोविंद के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उनको डाउट था कि प्रमिला के मर्डर में उन दोनों का हाथ हो सकता है। लेकिन मेरी बीवी को लगता था कि प्रमिला के मर्डर में गोविंद और विद्या नहीं हो सकते। आपकी बीवी मेघना के गायब होने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो एक मामूली सी टेलरिंग शॉप चलाती थी, हमारी तो इतनी इनकम भी नहीं। ये शेरुल की ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके हैं? प्रमिला ने एक दिन अचानक मेघना को शेरुल ब्यूटी प्रोडक्ट की मेंबरशिप दिलवाई थी। मेघना मेंबर कब बनी? प्रमिला के मर्डर से कुछ दिन पहले ही प्रमिला ने उसे अपने बॉस से मिलवाया था। शंकर से? शायद, लेकिन फिर पता चला कि उनकी किट में सारे प्रोडक्ट फेक हैं। प्रमिला ने कहा था कि मेघना को अपने बॉस से सारे पैसे वापस दिलवा देगी, लेकिन प्रमिला हमें पैसे दिलवाती उससे पहले उसकी डेथ हो गई। मुझे लगा कि मेघना शंकर से मिलने उसके ऑफिस गई होगी, लेकिन मैंने जब वहां जाके पता किया तो पता चला कि शंकर को तो कुछ दिन पहले ही ऑफिस से निकाल दिया गया था और मेघना तो कभी ऑफिस गई नहीं थी। सर हम मानते हैं कि प्रमिला के साथ मेघना को भी शंकर ने चीट किया होगा, पर सर मेघना यहाँ कभी नहीं आई। और सर हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि शंकर को हमने जॉब से निकाल दिया था। सर पहले प्रमिला का मर्डर और अब मेघना गायब, और इन दोनों का कनेक्शन इस शेरुल एंटरप्राइजेस से ही जुड़ा हुआ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमिला की तरह इस मेघना को भी शंकर ने गायब किया हो? शंकर के घर पे ताला लगा हुआ है और उसका फोन बंद है। ये मेघना शंकर के टच में आई कैसे? मेघना के कॉल रिकॉर्डिंग लो, हो सकता है उसमें शंकर का कोई दूसरा नंबर है। मंजू तब तक हमारे लिए एक अनजान लाश थी, और प्रमिला मर्डर केस का मंजू के केस से कोई ताल्लुक था या नहीं, ये तब हम श्योर नहीं थे। और प्रमिला मर्डर केस में हमें उसके हस्बैंड गोविंद का मोटिव नजर आ रहा था, और शंकर भी प्राइम सस्पेक्ट बन के सामने आया था। और अब मेघना मिसिंग केस भी मेघना मर्डर केस में तब्दील होने वाला था। सर इस औरत की बॉडी को भी चॉप करके डंप किया गया, इसका सर भी गायब है। कहीं ये मेघना तो नहीं? तीनों मर्डर्स में मॉडस ऑपरेंडी सेम है, तो कातिल भी सेम ही होगा। प्रमिला और मेघना के मर्डर्स में ये शंकर कॉमन, तो पूरे चांसेस हैं कि जिस औरत की लाश हमें 3 महीने पहले भी इस प्राइम में मिली थी, उसका कातिल भी यही शंकर होगा। सर शंकर का नेटिव एड्रेस कानपुर का है, वहाँ इसके पेरेंट्स रहते हैं, लेकिन ये काफी टाइम से कानपुर गए नहीं। लेकिन कानपुर पुलिस की इसके पेरेंट्स पे नजर है। इस शंकर का मिलना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि किसी और औरत को अपना टारगेट बनाए। वी हैव टू कैच हिम। राइट सर। तुम बहुत मजाकिया हो। वैसे मुझे तुम्हारी स्किन पसंद है। और मैं क्या? अरे मजाक कर रहा था यार। वैसे अब तुम घर बैठे लाखों कमा सकती हो, क्योंकि अब तुम हमारी स्पेशल मेंबर भी बन गई हो, और स्पेशल मेंबर के लिए स्पेशल गिफ्ट। गिफ्ट? मेरे लिए? थैंक यू। सर इस मेघना के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो शंकर से कनेक्टेड हो। लेकिन सर जिस समय मेघना का फोन रानीगंज मार्केट में बंद हुआ, उस समय गोविंद का फोन भी वहां पर एक्टिव था। दीदी पापा झूठ नहीं बोल रहे, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, और अब बिना वजह
ले चलो इनको। लेकिन चलिए मेरी बात सुनिए सर। चलिए चलिए। पापा देखिए मेरी बात। पापा पापा अंकल अंकल कहाँ ले जा रहे हो मेरे पापा को? पापा पापा झूठे हैं। पापा नहीं मम्मी को मारा है। अरे मैं कुछ नहीं किया यार, आप लोग बार बार पकड़ लेते हो सर। समझते क्यों नहीं आप लोग? पहले तू हमें समझा। प्रमिला को तुमने मारा विद्या के लिए, लेकिन मेघना को मारने के पीछे तेरा मोटिव क्या था? सर मैं बार बार कह रहा हूँ, न मैंने मेघना को मारा न प्रमिला को मारा। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? जिस दिन मेघना का फोन रानीगंज में स्विच ऑफ हुआ उस दिन तेरा फोन वहीं एक्टिव था। अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सर मैं रानीगंज मार्केट गया था, लेकिन मैंने रानीगंज मार्केट क्यों गया था? सर मुझे मेघना पे शक था, इसलिए मैंने सोचा कि कहानी मत सुना। मैं सच कह रहा हूँ सर। मुझे मालूम था कि मेरी पत्नी प्रमिला ने मेघना को अपना सूट सिलने के लिए दिया है, तो मुझे लगा जिस दिन वो गायब हुई है उस दिन उसकी दुकान पे जरूर गई होगी, और मैंने मेघना से बात भी की। सर मेघना जी, प्रमिला ने बताया था कि आपके यहाँ उसने सूट सिलने के लिए दिया था, तो आखिरी बार जब बच्चों को लेने आई होगी तो आपकी दुकान पे तो जरूर आई होगी। आप नहीं गोविंद भैया, वो मेरे पास नहीं आई थी। अगर वो आई होती तो मैं आपको पहले बता देती। लेकिन आपको मुझे लेट हो रहा है, मैं भी चलती हूँ। सर मुझे लगा मेघना झूठ बोल रही है, तो मैं उस पर नजर रखने लगा और उसका पीछा करते हुए रानीगंज मार्केट गया था मैं। सर मुझे लगता है मेघना को पता चल गया था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, इसलिए वो मार्केट में चालाकी से गायब हो गई। सर चालाकी तू कर बोल, मेघना और प्रमिला को मारने के पीछे की असली कहानी क्या है? और विद्या को इसलिए फंसा रहा था ना ताकि पहले उसका रेप करे फिर मर्डर। सर क्या कह रहे हैं सर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ सर। तेरी डीएनए रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि तूने मेघना का रेप भी किया। सर ज्यादा मत देना। सर मेरी बात का हम यही अंदाजा लगा रहे थे कि बाकी विक्टिम्स की तरह मेघना का भी रेप हुआ होगा, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हमारे इस अंदाजे को गलत साबित कर दिया। मेघना का रेप नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें उलझा रही थी, क्योंकि मेघना का कत्ल बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे मंजू और प्रमिला का हुआ था, और उन दोनों का रेप भी हुआ था। उन दोनों की बॉडी पर मिला डीएनए रेपिस्ट के डीएनए से मैच हो गया था, और शक की बुनियाद पर हम गोविंद के डीएनए को उस डीएनए से मैच करवा रहे थे। शंकर की तलाश अब भी जारी थी, क्योंकि शंकर का कनेक्शन मेघना और प्रमिला दोनों से नजर आ रहा था। हम मेघना और प्रमिला से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात पता करने में लगे हुए थे, और इसी तफ्तीश के दौरान हमारी नजर में 2 सस्पेक्ट आए। सर प्रमिला के घर में एक औरत आती थी जो छोटे बच्चों के कपड़े दिखाती थी यहाँ पे, और साथ में उसका पति भी आता था टेम्पो में। और प्रमिला के मर्डर के बाद वो दोनों अचानक आना बंद कर दिया। लाश के टुकड़ों को 4 से 6 साल के बच्चों के कपड़ों में छुपाया गया। अच्छा कौन थी वो औरत, कुछ मालूम है तुम्हें? सर वो बोलती थी कि लुधियाना में किसी फैक्ट्री से वो सामान उठाती है और इधर लाके बेचती है। सर जो औरत प्रमिला और मेघना के घर बच्चों के कपड़े बेचने जाती थी उसका पता चल गया। चित्रा नाम है उसका, और उसके पति का नाम है नवीन। सर ये दोनों हस्बैंड वाइफ आसपास की कॉलोनियों में डोर टू डोर जाकर कपड़े बेचते हैं। चित्रा और नवीन रहते कहाँ? सर ये लोग मुकुंद नगर में रहते हैं। ये मुकुंद नगर रानीगंज के पास ही पड़ता है, जहां पर मेघना का फोन बंद हुआ था। मिलते हैं इस मियां बीवी से। जी जी बोलिए। चित्रा जी चेक करो सब्जेक्ट। अरे कोई भी गाना छोड़ना है, ये सब आप कोई लोग ना क्या कोई कर रहे जरूर हैं? मिलेगा। चेक कर, अरे मेरे घर में इस तरीके से छानबीन क्यों कर रहे हैं सर? अभी पता चलेगा। सुना तो डोर टू डोर जाकर डिलीवरी नहीं करती, कस्टमर को अपने डोर तक भी बुलाती। कितनी औरतों को बुलाया अभी तक? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ में आ जाएगा। ये कपड़े तो नहीं बेचे हैं? नहीं सर, ये कपड़े मैंने किसी को नहीं बेचे जी। अच्छा, तब तो तू इस आदमी को भी नहीं जानती होगी। नहीं सर, मैं इस आदमी को भी नहीं जानती। तेरा पति कहाँ है? जी वो तो लुधियाना गया हुआ है। झूठ बोलती है? मैडम जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही तेरे हूँ। पति का फोन नंबर और टेम्पो का नंबर बोल। ठीक है सर जी। सर चित्रा के पति नवीन का नंबर अभी रानीगंज में एक्टिव है। और उसकी बीवी बोली थी वो लुधियाना गया। उसके फोन की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहो, और बोलो तुरंत मेरे फोन पे भेजें। सर
नवीन। जी साहब बोलिए। साहब बोलिए साहब देखिए, ये देखिए सर। ये बच्चा कहाँ से आया? साहब मुझे नहीं पता है बच्चा मेरे टेम्पो में कैसे आया साहब। तो औरतों का रेप और कत्ल करने के साथ साथ बच्चे भी चुरा के बेचता है तू? साहब मैं सच बोलता हूँ, पता नहीं बच्चा कैसे आया टेम्पो में साहब। साहब यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया साहब। तू जो करता तेरी बीवी भी जानती है ना? सीधा सीधा बोल वरना उधेड़ के रख देंगे। साहब मैं लुधियाना जा रहा था, वो रानीगंज मार्केट से गारमेंट वाले का पेमेंट उठाना था, इसलिए मैं वहां रुक गया। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा, उधेड़ो ऐसे। बोल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब ठीक सर, इस नवीन को बहुत तोड़ा लेकिन वो किसी भी मर्डर में अपना हाथ होने से इनकार कर रहा है और मैंने कंफर्म किया कि वो आज वाकई में रानीगंज के गारमेंट शॉप से अपना पेमेंट लेने गया था। मुझे सर नवीन की बीवी चित्रा ने उस बच्चे को आइडेंटिफाई किया है जो उनके टेम्पो में मिला था। उसने बताया कि वो बच्चा उसकी एक कस्टमर अनुषा का है। लेकिन सर चित्रा इस बात से खुद हैरान है कि बच्चा उसके पति नवीन के टेम्पो में कैसे पहुंचा। अनुषा, पता करो ये अनुषा कहाँ रहती? सब सर अनुषा विधवा है, यहाँ अपने बच्चे के साथ अकेली रहती है। अच्छा कहाँ गई है ये, अभी कुछ मालूम है तुम्हें? 3-4 घंटे पहले मैंने उसे किसी आदमी के साथ जाते देखा था। कौन था वो आदमी, जानती हो उसे? चेहरा तो याद नहीं, पर उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसे कोई जबरदस्ती ले जा रहा है। वो खुद उस आदमी के साथ गई थी। अच्छा इस अनुषा का नंबर है तुम्हारे पास? सर अनुषा का फोन भी रानीगंज मार्केट में बंद हुआ था। रानीगंज? और रानीगंज से हमने नवीन को पकड़ा था बच्चे के साथ। सर ये नवीन अभी भी कुछ नहीं उगल रहा है और मैंने कंफर्म किया कि ये अनुषा के घर के बाहर देखा ही नहीं गया है। सर हो सकता है ये अनुषा किसी और के साथ मार्केट गई हो। शंकर? हो सकता है ये नवीन शंकर को जानता और अनुषा का बच्चा शंकर ने नवीन को दिया। साहब मैं शंकर को नहीं जानता, पता नहीं वो बच्चा मेरे टेम्पो में कैसे आया। साहब मैं कुछ नहीं आया साहब। साहब मैं सब बोल रहा हूं सर शंकर के पेरेंट्स का नंबर हमारी सर्वेलेंस पे था। सर शंकर के पेरेंट्स के नंबर पे इस नंबर से फोन आया था। जब इस नंबर के बारे में पता किया तो पता चला कि ये शंकर का ही दूसरा नंबर है जो आगरा के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर ये नंबर को ट्रेस कर लिया गया है, इस वक्त लखनऊ में एक्टिव है। शंकर कहाँ? क्या बात है सर? चेक करो। अरे बात क्या है? अंदर चेक करो, सब जगह चेक करो। क्या कर रहे हैं ये? सर मैं मानता हूँ कि मैंने कई औरतों को चीट किया है और प्रमिला जैसी कई औरतों को मुझसे प्रॉब्लम भी थी सर, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया सर। तो फिर इतने दिनों से गायब क्यों था? सर मैंने फ्रॉड किया था इसलिए गायब हो गया था। ये ऐसे नहीं मानेगा, प्लीज कंटिन्यू। बोल। तृप्ति बेटा चुपचाप क्यों बैठी हो? पापा ने आज तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। तुम चाहती थी ना कि तुम भी मम्मी की तरह मेहंदी लगाओ। देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए, ये देखो। और इतनी प्रैक्टिस की है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें भी मम्मी की तरह बिल्कुल राज। पापा दीदी आप पर ट्रस्ट नहीं करती, मैं करता हूँ ना। आप मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगाने के बाद पापा मम्मी की तरह तेरी भी हाथ काट देंगे। तृप्ति दरवाजा खोलो। तृप्ति सर जिस दौरान अनुषा का फोन रानीगंज मार्केट में बंद हुआ उस समय शंकर रानीगंज में था ही नहीं और ये भी नवीन की तरह बार बार यही बोल रहा है कि इसका किसी भी मर्डर में हाथ नहीं है। और सर नवीन और चित्रा के घर में भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिससे लगे कि वहां पर कोई मर्डर हुआ है। मेघना का फोन भी रानीगंज में ही बंद हुआ था और उसकी लाश मिली। अनुषा का फोन भी रानीगंज में ही बंद हुआ, अनुषा गायब होगी और इसका बच्चा हमें मिला रानीगंज में ही नवीन के टेम्पो में। और जिस पार्क में हमें औरत की कटी हुई लाश प्रेम में मिली थी
वो पार्क की रानीगंज में ही है और प्रमीला जाने से पहले अपना फोन घर पर छोड़ के गई थी। तो हो सकता है शायद प्रमीला भी रानीगंज में कहीं गई हो। मतलब रानीगंज में ऐसा कोई ठिकाना है जहां पर्पसली इन औरतों को पहले बुलाया जाता है, फिर रेप किया जाता है और उसके बाद उनका मर्डर। पर सर रानीगंज काफी बड़ा एरिया है, वो कहाँ जाती थी ये पता करना आसान नहीं होगा। पर पता करना तो है ना। रानीगंज में जहां जहां सीसीटीवी है सब जगह की सीसीटीवी फुटेज निकालो, उसे खंगालो, खासकर उस वक्त की जब हमें इस औरत की कटी हुई लाश वहां मिली थी। हो सकता है इससे हमें इस औरत की पहचान मिले और हम कातिल तक पहुंच जाएं। हम अब भी ऐसी कई कोशिशें कर रहे थे जिनको अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन इन कोशिशों के कुछ नतीजे हमारी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। प्रमिला की हत्या वाले दिन वो रानीगंज मार्केट के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी और मेघना उसी मार्केट के दूसरे सीसीटीवी में। ये देखिए सर। लेकिन इसके बाद ये लोग कहाँ गए होंगे इसका पता नहीं चल पाया। रानीगंज में उस क्राइम सीन तक पहुंचने के लिए अभी हमें और हाथ पैर मारने थे, और जब हमने रानीगंज का 3 महीने पुराना डंप डाटा स्टडी किया तो हमें उस मंजू की पहचान भी मिल गई जिसका कत्ल 3 महीने पहले हुआ था। सर हमने रानीगंज मार्केट का 3 महीने पहले का डंप डेटा स्टडी किया। उसमें 5 नंबर ऐसे मिले जो अभी बंद है, जिसमें से 4 नंबर मेल के नाम पे रजिस्टर्ड है और 1 नंबर इस मंजू शर्मा के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर इस मंजू की उम्र लगभग 26 साल की है और जिस औरत की लाश हमें 3 महीने पहले मिली थी उसकी उम्र भी 25 से 28 साल के बीच की थी। पर ये नंबर तो मथुरा के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। राइट सर, लेकिन इस मंजू का लखनऊ में भी आना जाना था और सर मेघना के कॉल रिकॉर्ड में भी मंजू का नंबर मिला है। मेघना तुषार की बीवी? हाँ सर, और ये भी पता चला है कि तुषार ने एक गोडाउन रेंट पे ले रखा है जो रानीगंज में है। ये वहाँ का एड्रेस है सर। साला सारा कसूर मेरी खोपड़ी का है। सेक्स के सिवाय मुझे कुछ दिखता ही नहीं। बागपत में इसी आदत ने 2 औरतों को मरवा दिया था मुझसे। मेघना को मुझ पे शक होने लगा तो मैंने उसे ऐसा घुमाया कि वो मुझ पे विश्वास करने लगी और मेरे साथ यहाँ लखनऊ शिफ्ट हो गई। यहाँ आकर उसने सिलाई की दुकान खोली और रानीगंज में गोडाउन भी ले लिया। मंजू मेघना की कजन थी और जब मंजू यहाँ से मथुरा वापस लौट रही थी तो वो मेरा पहला टारगेट बनी। आओ बैठो, मैं छोड़ दूँ। मुझे सिर्फ 2 मिनट का काम है, फिर मैं तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ दूंगा। ठीक है। एक काम करो ना, तुम भी अंदर ही आ जाओ। उस दिन मैं पार्क के पीछे वाले तालाब में मंजू की लाश को फेंकने जा रहा था, लेकिन पार्क में एंटी रोमियो स्क्वाड का छापा पड़ा था, इसीलिए मैं डर के प्रेम पार्क में छोड़ के चला गया था। तो फिर मंजू के बाद प्रमिला? तुषार भैया मेघना? प्रमिला, मेघना तो रानीगंज गई है। रानीगंज? रानीगंज में हमारा एक गोडाउन है, तुम्हारा सूट भी शायद वहीं सिल के रखा हो। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। मंजू और प्रमिला के मर्डर के बाद मेघना को मुझ पे शक होने लगा, इसलिए मुझे उसे भी रास्ते से हटाना पड़ा। इसलिए बहाने से मैंने उसे गोडाउन पे बुलाया और फिर मेघना के मर्डर के बाद मैं डर गया था कि मैं फंस जाऊंगा, इसलिए खुद को बचाने के लिए मैंने एक तरफ शंकर का नाम लिया, दूसरी तरफ मैं नवीन और चित्रा के लिए गड्ढे खोद रहा था। क्योंकि पहले भी मैंने उन्हें रानीगंज में देखा था, उनका घर गोडाउन के बिल्कुल नजदीक था, और फिर एक दिन मैंने प्रमिला के घर उनको देखा। मैं अगला टारगेट अनुषा को बनाने वाला था और फिर उसके घर के बाहर भी नवीन और चित्रा को देखा। मैंने सोचा कि अगर मैं अनुषा के साथ कुछ भी करता हूँ तो नवीन और चित्रा को फंसा के खुद को बचा सकता हूँ, इसीलिए पूरी प्लानिंग के साथ मैं अनुषा के घर पहुंचा। जी बोलिए। आप चित्रा के गोडाउन में कपड़े देखने के लिए आने वाले थे ना? हाँ। लुधियाना से नया स्टॉक आ गया। मैं अनुषा को बहाने से गोडाउन में ले गया, पहले रेप किया और फिर मर्डर करके उसके शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया। मैं उसकी बॉडी को ठिकाने लगाता उससे पहले ही तुषार एक के बाद एक जुर्म किए जा रहा था, और हैरान करने वाली बात यह थी कि तुषार की पत्नी मेघना को अपने पति के इन जुर्मों की हर मोड़ पर दस्तक मिल रही थी, लेकिन उसने इस दस्तक को नजरअंदाज किया। उसकी कजन मंजू पिछले 3 महीने से गायब थी और उसे यह भी अंदाजा था कि हो सकता है मंजू का कत्ल उसके पति तुषार ने किया हो, लेकिन फिर भी उसने इस बारे में पुलिस को कुछ नहीं कहा, जिसका नतीजा यह निकला कि मंजू और प्रमिला के कत्ल के बाद तुषार का वो घिनौना राज मेघना के कत्ल की दस्तक बन गया। अनुषा ने एक अजनबी की बात पे भरोसा किया
वो उस जुर्म की दस्तक को महसूस ही नहीं कर पाई और नतीजा ये हुआ कि उसका बच्चा अनाथ हो गया। कोई भी जुर्म होने से पहले दस्तक जरूर देता है। इस दस्तक को सुनिए और किसी भी जुर्म को होने से पहले उसे रोकिए। ऐसा लगता है कि कलयुग अपने चरम पर है और पाप का घड़ा भरने ही वाला है। पैसे और पावर की भूख ने इंसान को इस कदर अपना गुलाम बना लिया है कि वो एक जिंदा इंसान को दफनाने में भी नहीं हिचकिचाता। इंसान और राक्षस में सिर्फ सोच का फर्क होता है। राक्षस को भी यही लगता है कि वो जो कर रहा है एकदम सही है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत है। ये जो केस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो तब का है जब मैं बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गांव में पोस्टेड था। पुलिस वाला होने के बावजूद इस केस ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया था, क्योंकि इस केस में तीन जुर्म हुए थे और हर पहले जुर्म से दूसरे का सच ज़्यादा भयानक था। अरे क्या दिखा रहे मिश्रा जी, कुछ अच्छा दिखाइए ना। अरे कहीं और देखते हैं। इम्पोर्टेड क्वालिटी है ये सब। हाँ, अरे ये देखो, ये वाला अच्छा है, रंग भी पसंद है। दे दीजिए ना इसको। मिश्रा जी बहुत बढ़िया है, इसको हमारे लिए पैक कर दीजिए। तू हमारा पसंद है, नजर गड़ाने का आदत तुम्हारा गया नहीं है। हाँ, अच्छा लगता है तुमको ना हमारा जूठा खाना। काकुल यादव, जबान संभाल के बात करो, समझी? अच्छा कपड़ा पहनने से कोनो अच्छा नहीं लगता। ये बंदरिया जैसी शकल ली हो ना, ये पहन लोगी तो कुछ अच्छी नहीं लगने लग जाओगी। बंदरिया ये लगोगी, बंदरिया। हम बंदरिया हैं। अपना आईना कभी देखियो? हाँ, बकरी जैसा तुम्हारा मुंह है और चुपचाप यहाँ से खसक जाओ। छोटा पकड़ पकड़ के जो कूटेंगे ना हम यहाँ, समझ जाना भी तुम। तो हम यहाँ देखना है कि अभी तुम्हारे साथ तुम्हारी मेमनिया बहन को भी ना काट डालेंगे, समझी? दीदी एक कपड़वा के लिए इतना बवाल काहे कर रही हैं? चलिए घर चलते हैं, हम बाद में लेंगे कपड़ा। चलिए चुप रहो तुम। चलो कहाँ, अभी तो खेला शुरू हुआ है। दीदी इन यादव की बहन लोगों को ना छोड़ना मत, कचर कचर के इनका हिसाब लेना है। चलो हम जिंदा छोड़ रहे, अरे काट के रख दीजिए। हाँ, तुझे खत्म करके ही रहेंगे। बहुत तमाशा देख लिए काकुल, तुम्हारा भी हम देख लिए। अरे तुझको तो हम मार देंगे काकुल। बंदरिया की शकल, बकरी क्यों लड़ रही हो आप लोग? अरे शांत हो जाओ, ऐसा ही एक दूसरा जोड़ी मंगवा देंगे आप लोग, बस शांत हो जाइए। अरे मिश्रा जी क्या बात कर रहे हैं आप? इस चिल्लर का हम सेम टू सेम सूट पहनेंगे। आज तो चंपा और काकुल बस इसे जिंदा रखे हुए हैं। दोनों ही दबंग और गुस्सैल थी, इसीलिए उनके झगड़े का कोई पहला किस्सा नहीं था। इससे पहले और इसके बाद भी कई झगड़े हुए और अब ये दुश्मनी और भी गंदगी पर उतरने वाली थी। अम्मा उस साली काकुल सरपंच के लिए फॉर्म भरी है। हम चाहते थे कि पिताजी के बाद तुमको सरपंच के लिए खड़ा करेंगे, पर हमको पता है कि उस साली काकुल तुमको कहीं टिकने नहीं देगी। यही मारे अम्मा हम सोच रहे हैं कि इस बार इलेक्शन के लिए हम खड़ा होंगे। उसका सारा जमानत हम जब्त करा लेंगे। ऐसी हार हरवाएंगे ना तुमको कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगी काकुल तुम। अबे ई का हुआ? देखो दीदी, हमारा दिमाग पहले से बहुत खराब, ज्यादा पकैती करके ना और ज्यादा चौपट मत करो। अरे बस घर ही में शेर बने रहना, बाहर तो तुमसे मच्छर भी नहीं मारा जाता। क्या हुआ ये सब बताओ, कैसे हुआ है? अरे वो रास्ते में ककोलिया मिल गई थी। चल जाएगी। अब ये अगर खोपड़िया में उतार दे तुम्हारा। अरे रे 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 रे, ये तो कांप रहा है। एक और मार इसको, हमारी तरफ से नामर्द कहीं का। तू काकुलिया तुमको डांटी और तुम पैजामा में मुंह दिए। अबे सिंह परिवार का मर्द हो। अरे हम क्या करते दीदी, उसके हाथ में तमंचा था। उसके हाथ में तमंचा था तो ई लो तमंचा, और जहां कहीं भी उनका गोली दिखे ना, कनपट्टी पे लगा देना गोली। बहुत सही किया बिटिया, बहुत सही किया।
हमको नाज है तुम्हारी दबंगई पे। अरे बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमेशा की तरह सरपंच का इलेक्शन यादव परिवार से ही जीतेगा, वो तुम होगी। अरे बाबूजी आपका आशीर्वाद रहा ना तो इस बार पक्का बनेंगे। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा ही रहेगा, पर इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कोई नॉमिनेशन फॉर्म भी तो भरना पड़ेगा ना। वही भर के तो वापस आ रहे थे कि देखिए रवि इसको छेड़ रहा है, देखिए ना पॉइंट वे में मुतवा दिए उसको, देखिए। दीदी हमको अभी भी लगता है कि आपको रवि को इतना बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। अरे थोड़ा सा वार्निंग देके छोड़ देती, सब वहीं खत्म हो जाता। अब पता नहीं वो चंपा बदला लेने के लिए क्या क्या करेगी। तुम पगला गई हो का? वो चंपा कुछ करेगी और हम यहाँ घर में मुंह पे टेप साट के बैठे रहेंगे। दीदी हम ये नहीं क्या तो चुपचाप पढ़ो। अरे गीता इतना काहे डरती हो, हमने बहन को देख, इससे कुछ सीख। तेरा यही हाल रहा ना तो चंपा सिंह और उसके परिवार का सामना अकेली काकुल को ही करना पड़ेगा। रवि तमंचा चलाने के लिए ट्रेनिंग की नहीं जिगर का जरूरत है। दुश्मन सामने होना लगा दो कनपटी पे, बाकी जो होगा देखा जाएगा ना। और रही बात उस काकुल की, उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, जिंदा गाड़ के रख देंगे तुमको काकुल हम। किसे बनाए? आज हम बहुत खुश थे बाबूजी, इससे बनाए हैं। नहीं तो रोज तो गीता के हाथ का फीका खाना ही खाना पड़ता है आपको। ये लीजिए। अब इतनी रात को कौन आ गया? ए डरपोक, दरवाजा इधर है, जाके खोल। नहीं दीदी हम नहीं खोलेंगे, हमको पक्का पता है चंपा है, अपने भाई का बदला लेने आइए, हम नहीं खोलेंगे। हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, जाके खोल। बाबूजी बोलो ना आप दीदी को, हम नहीं। जा ये लीजिए। कौन है? कौन कौन? गीता 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 दीदी चल रहा है। गीता गीता दीदी गीता वो कौन आ गया? अबे रुक। क्या हुआ कहाँ मर गए थे साले? देखो पकड़ो उसको। गीता दीदी हमको बहुत चल रहा है, दीदी हमको बहुत चल रहा है, बहुत चल। अरे साला तेजाब फेंका रे, छोड़ेंगे नहीं हम। गीता कहीं हो रही काकुल। अरे इसमें क्या हुआ? अगर तुमने 10 फॉर्म भरे और उनमें से किसी में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है टेंशन मत लो, गीता पढ़ा करो, उसमें साफ लिखा है कि कर्म करो फल की चिंता बिल्कुल मत करो। हमारी बात सुनिए, आप अंदर ऐसे नहीं जा सकते, हमारी बात नहीं करते हैं। शांत, क्या हुआ? क्या कंप्लेन है आपकी? हमारी बहन गीता पर एसिड फेंका गया है, उसका पूरा चेहरा ना एकदम जल के लाल हो गया है। हमको पता ही चंपा करवाई है, अगर आप कुछ करते हैं ना तो ठीक है, नहीं तो उसको तो हम जान से मार ही देंगे। देखिए शांत रहिए और तमीज में भी, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा मोहल्ला नहीं है। आप ना हमको जानते नहीं है, इसलिए अपना जो ज्ञान दे रहे हैं ना देना बंद कीजिए। अरे चुप रहिए विजय, आप शांत हो जाइए, बैठिए और पानी पीजिए। हमको कोई पानी वानी नहीं पीना है, लीजिए हम बैठ गए, बोलिए। तो तुमने कहा है कि चंपा ने तुम्हारी बहन पर एसिड अटैक करवाया है, उसकी क्या दुश्मनी है तुम्हारी बहन से या तुमसे? साहब ये यादव और सिंह परिवार की पीढ़ियों से चलती आ रही दुश्मनी है। शुरू से ही गांव के सरपंच या तो ई काकुआ के परिवार से बनते हैं और या फिर वो चंपा के परिवार से, बस इसी बात को लेकर झगड़ा रहता है। काकी ये भी तो बताओ ना, सिंह परिवार का एक भी सरपंच आज तक गांव वालों के लिए कुछ नहीं किया, सारा पैसा अपना पॉकेट में रख के निकल लिया। अच्छा, तो सिंहासन का झगड़ा है। देखो ये झगड़ा ना रामायण और महाभारत काल से चला आ रहा है, सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर अमल कोई नहीं करता।
तो तुम्हारी दुश्मनी उस चंपा से नहीं, उसके परिवार से है। ये कही बात है इंस्पेक्टर साहब। और इसीलिए उसने तुम्हारी बहन पे एसिड अटैक करवाया। इसीलिए नहीं, उसका जो निकम्मा भाई है ना रवि, हमारी बहन गीता के साथ जबरदस्ती कर रहा था। क्या कर रहे हो? हमको नहीं पता क्या कर रहा है। हम चिल्ला के सबको बुला लेंगे। छोड़ो हमको। चिल्लाओ ना, चिल्लाओ, हमको तो और मजा आएगा। ए रुक! साला! साला! हमारी बहन पे हाथ डालेगा तू? मटांग नहीं दिखाएगा? रुक तू, रुक! हम धर लिए, खूब सबक सिखाए सबके सामने। ये जो खड़े हैं ना, इनको सहेट के 2 चाटा मारो, और जितना चाटा मारोगे ना उतना पैसा देंगे। चलो। अरे रे रे रे, खट्टा मारते इसे सहेट के मारो ना एकदम। चलो। ये! तो तुम्हारा झगड़ा चंपा से नहीं, उसके भाई से हुआ? झगड़ा पूरा सिंह परिवार से है, और आज से नहीं है, कब से है। और चंपा से ना हमारा झगड़ा एक बार नहीं हुआ है, 1000 बार हुआ है। और पहली बार उससे हमारा झगड़ा 6 महीना पहले हुआ था, जब हम बाबूजी से मिलने जेल गए थे। वो भी वहां आई थी किसी से मिलने के लिए। एक्सक्यूज मी, पीछे हटो, यहाँ टप्पा लगाओ। ये लो। ए, बाबूजी का ब्याह हुआ है का? हाँ, पीछे जाने तक एक कंटाप के पीछे खींच के दो। अबे तुम तो खालती बोलती रहती हो, हम तुमको देंगे। और उस दिन जो लड़ाई शुरू हुआ ना, आज तक खत्म नहीं हुआ है वो। और कितनी बार तो जबरदस्ती झूठ मूठ कर लड़ी हो हमसे। हम कोई कम थोड़ी है। ईंट का जवाब ना पत्थर से दिया उसको। जो कुछ भी किया ना आज तक, एकदम सीना ठोक के सामने से किए। उसकी तरह नहीं रात के अंधेरे में ऐसी ठगवाई। गीता कहाँ है? बेटा, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अच्छा एक बात बताओ, जिसने तुम पर एसिड फेंका, तुमने देखा था उसे? भाग गए सबके सब साले। अगर पकड़े जाते ना तो हमको जिंदा नहीं जलाया होता तो काकुल हमारा नाम नहीं। और छोड़ने वाले तो हम उसको ऐसे भी नहीं है। चुप हो जा तू। इस समय गीता को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, और कानून अपने हाथ में ना ले तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना आप खुद मुसीबत में आ सकती हैं। और रही बात चंपा की, तो उसे हम बात करेंगे, समझी? सर अभी चंपा के घर चलना है क्या? विजय, अभी तो लेट हो गया है। वैसे भी 8 बजे के बाद किसी महिला से तो पूछताछ कर नहीं सकते। कल सुबह बात करते हैं। सर गीता की फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक गीता पर एसिड फेंका गया था। एसिड कहां से आया था और किसने फेंका था, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। और सर काकुल के पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने एक आदमी को भागते हुए देखा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाए थे क्योंकि उसने अपने चेहरे पर गमछा बांधा हुआ था। कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है। और ये चंपा और काकुल एक दूसरे से इतनी नफरत करती हैं, ऐसा लगता है कि पूरे गांव को जलाकर राख कर देंगे। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपसे बात क्या करें भाई। सभी कुछ तो साफ साफ दिख रहा है ना कि गांव का चुनाव नजदीक है, और गांव के लोगों का सहानुभूति पाने के लिए वो ककुलिया खुद अपनी बहनी पे तेजाब फेंकवाई है और इल्जाम हम पे लगा दी है, ताकि गांव के लोगों का वोट उसको मिले, हमको नहीं। सर वो कुछ भी बकैती काटी और आप आगे मुंह उठा के हमसे बात करने के लिए, गजब है। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आप हमसे कुछ सवाल नहीं, बहुत सवाल पूछिए, लेकिन पहले एक महिला पुलिसकर्मी आप अपने साथ लेकर आइए। काहे कि बिना महिला पुलिसकर्मी के हम आपके कौने सवाल का जवाब नहीं देंगे, जान लीजिए। अब इतना तो कानून हम भी जानते हैं ना, सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। थाने से महिला कांस्टेबल बुलाओ। जी सर। सर महिला कांस्टेबल आ गई है। हाँ तो चंपा जी। 1 मिनट सर। रवि, जरा हमारी पूछताछ का वीडियो बनाओ ना। अब इनका कौनो भरोसा, हमरे बयान को कुछ तोड़ मरोड़ करके पेश कर देंगे, हमरी तो लंका लग जाएगी, है ना।
आओ। हाँ दीदी रुको, ये पकड़ो अम्मा। तो हो गई तैयारी? जी दरोगा जी। सवाल पूछे? हाँ हाँ पूछिए पूछिए। जब गीता पर एसिड फेंका गया तो आप कहाँ थी? हम अपने घर में थे, खाना खा रहे थे। हमारी अम्मा और भैया से पूछ लीजिए। गीता पर एसिड किसने फेंका? हमको कैसे पता होगा किसने, काहे, क्यों एसिड फेंका? गजब बात कर रहे हैं। आपको नहीं पता, लेकिन आपको कोई अंदाजा है? नहीं हो सकता है कि काकुल और गीता से किसी का झगड़ा हुआ हो, या फिर गीता के साथ किसी ने बदतमीजी की हो और बदला लेने के लिए एसिड फेंक दिया गया। देखिए सर, घुमा फिरा के बात करना हमको आता नहीं। अगर हमरे खिलाफ कोनो सबूत है ना तो उसको पेश करिए। अब ऐसा तो नहीं है कि काकुल कुछ भी बोलेगी और हम मान लेंगे। वो कहेगी हम अपराधी हैं तो हम अपराधी हैं, और आप चले आएंगे उसकी बात सुन के हमको हथकड़ी लगाने आ गए हमको। देखिए, आप सर से तमीज से बात कीजिए, वरना क्या जबरदस्ती कबूल करवाओगे? हैं? हम जानते थे तुम लोग ऐसा ही करोगे, यही मारे हम वीडियो निकलवा रहे हैं। देखो ऐसा है, तुम लोग से निपटना तुमको बहुत अच्छे से आता है, और रही बात उस काकुल की, उसको तो हम देख लेंगे। सर हमको तो लगा था ये काकुल बदतमीज है, पर ये चंपा तो उससे 2 कदम आगे ही निकली। सब पावर का नशा है, वो भी उस पावर का जो इन्हें मिली नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये इसने कुछ किया ही ना हो, इसलिए इतनी कॉन्फिडेंट है। खैर जो भी है, सच्चाई तो पता लगानी ही पड़ेगी ना। काम करो, अपने सारे खबरियों को अलर्ट करो और इस चंपा के सारे कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा फोकस इन दोनों लड़कियों पर है, जबकि इन दोनों की दुश्मनी का फायदा कोई तीसरा ही उठा रहा हो? मतलब सरपंच का कोई तीसरा उम्मीदवार? पॉसिबल तो है। चेक करो, कोई ऐसा एंगल है क्या? यस सर। और सर चंपा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर 6 महीने पहले चंपा ने एक रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसके साथ में रेप हुआ है। रेप एक्यूज्ड का नाम संजय झा है, और सर संजय झा भी जेल के अंदर है और उसका ट्रायल शुरू होने वाला है। और सर ये संजय झा कोई और नहीं बल्कि काकुल का बॉयफ्रेंड है। हर बार आपको वीडियो बनाना पड़ता है ना, तो इस बार हम वीडियो बनाएंगे। विजय सर, आप लोग वहां क्यों खड़े हैं? आइए बैठिए। 2 गवाह भी चाहिए ना, इसलिए। अरे हाँ, आपको कुछ और भी चाहिए होता है ना, लेडी कांस्टेबल। मैडम आप भी आइए फ्रेम में। विजय सब है ना फ्रेम में? हाँ सर, सबके सब फ्रेम में है। सब ठीक है? तो अब बताइए संजय झा का क्या मामला है? मामला तो ये है सर कि जितनी कमीनी ये काकुल है ना, इससे दर कमीना और लिच्चड़ इंसान इसका यार है। हमको बोला कि हमारे और काकुल के घर की दुश्मनी को खत्म करवाना चाहता है। काकुल को समझौते के लिए मना लिया है और हमको समझौते के लिए लेने आया है। अब यहाँ तक तो सारी बातें ठीक थी, उसके बाद वो हमको एक उजाड़ खाने में ले गया। अबे तुम तो हमको बोले कि हमको काकुल बुलाई है, पर यहाँ तो कोनो है नहीं। हम कह रहे हैं संजय छोड़ दो। हटो, हम कह रहे हैं हमारे साथ तो समझौता कर लो, मिला देंगे ना काकुल से बाद में। तुम जानते ही तुम्हें सब क्या हो सकता है। हम कह रहे हैं हमको छोड़ दो संजय। अबे संजय, तुम जानते नहीं हो तुम किससे पंगा लिए हो। मार डाले जाओगे और मार के काट डाले जाओगे, समझे? वहां ले जाकर उसने हमारे संग जोर जबरदस्ती की और हमको छोड़कर भाग गया। उसको ये लगा कि उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम घर जाके रोएंगे, टूट जाएंगे, और पुलिस के पास जाने के लिए तो हम सोचेंगे भी नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने पुलिस के पास जाने का तय किया, और आपको मालूम है जिस दिन हम रिपोर्ट लिखवाने जा रहे थे ना, उस दिन हमको धमकी भी आई थी, पर हम डरे वरे नहीं, सीधा वो अंदर। दोषी साबित हुआ है वो। अगले महीने उसकी पेशी। ये संजय कौन सी जेल में? पटना? जी।
अरे साहब आप जानते नहीं हो चंपा को, बहुत ही घात चीज है वो। झूठा आरोप लगा के हमको अंदर करवाई है साहब। मतलब तुम वहाँ चंपा को काकुल से मिलाने नहीं लेके गए थे? वहाँ क्या साहब, हम उसको कभी कहीं नहीं लेके गए। उस घर में भी उसी ने हमको बुलाया था कि वो काकुल के साथ समझौता करना चाहती है, पर उसकी एक शर्त थी। वो शर्त बताने के लिए हमको वहाँ बुलाई थी साहब, कि हम काकुल को मना सके। लेकिन साहब जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा चंपा। हम यहाँ हैं जी। ये दरवाजा कहीं को बंद कर रही हो? एकदम बुड़बक हो तुम। अब ये सब काम तू दरवाजा खोल के करता है का? क्या बक रही हो? हाँ? अब तुम जबरदस्ती करोगे और वो भी दरवाजा बंद करके। अभी चलिए ना, चलिए। अब काकुल को पता चलेगा कि तुम हमरे साथ रेप किए हो, तब वो चलेगी, टूटेगी, मर जाएगी वो। और यही हम चाहते हैं, समझे? ये ठीक नहीं कर रही हो चंपा तुम। क्या हुआ? कैसे है सब? ये शैतान हमरे संग जोर जबरदस्ती किया है, हमको काहे का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पकड़ो इसको। ऐसे तैसे हम जान बचा के वहाँ निकले। हमने 1000 बार सबसे गिरवाया है कि हम निर्दोष है, लेकिन पुलिस ने हमारी एक न सुनी और हमें अंदर कर दी। हम बता रहे साहब वो बहुत चालाक है, उसने बहुत गहरी चाल चली हमारे खिलाफ। लेकिन चंपा को ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो काकुल का जीवन नरक बनाना चाहती थी साहब। हम दोनों शादी करने वाले थे, हम बहुत खुश थे साहब, लेकिन एक खुशी उसको देखी नहीं गई और उसने हमको फंसा दी साहब। सर चंपा रेप केस की फाइल। सर मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक चंपा के साथ में रेप तो हुआ था, लेकिन स्मेन ट्रेसेस नहीं मिल पाए, जिससे यह साबित हो सके कि उसके साथ में रेप संजय झा ने किया हो सकता है उसने बहुत ही चालाकी के साथ किया हो कि सबूत ही ना मिले। कॉन्डोम वगैरह पहना होगा। उसे अरेस्ट किस बेस पे किया गया था? सर बाकी एविडेंस के बेस पे, मोबाइल लोकेशन और आसपास के लोगों के बयान पर, जिन्होंने उस वक्त उसको वहां पर देखा था। मामला भी कोर्ट में कुछ कह नहीं सकते हैं। वैसे लोग दुश्मनी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। हाँ, दुश्मनी से याद आया, तुम्हारे थर्ड पार्टी एंगल का क्या हुआ? सर मैंने तहसील ऑफिस में जाकर पता किया था, चंपा और काकुल के अलावा सरपंच के लिए किसी ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा ही नहीं है। अच्छा, तो फिर तीसरा कौन हो सकता है? एक बात और सर, उस दिन काकुल ने हमसे झूठ बोला था। उसने कहा था कि वो पटना जेल में अपने पिता से मिलने के लिए गई है। और पहली बार उससे हमारा झगड़ा 6 महीना पहले हुआ था, जब हम बाबूजी से मिलने जेल गए थे। जबकि उसके पिता तो 1 महीने पहले ही रिहा हो चुके थे। तो फिर किससे मिलने गई थी? संजय झा से। और जब मैंने उससे पूछा कि उसने हमसे झूठ क्यों बोला, तो उल्टा मुझ पर ही भड़क गई कि बोल दिया कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। और फिर मुझसे ही पूछने लगी कि आपने अब तक चंपा को अरेस्ट क्यों नहीं किया है। कुछ ज्यादा ही जानकारी और अकड़ है इन लोगों में। आज सबूत नहीं है हमारे पास, वरना अकड़ तो ढीली कर देते इनकी। हेलो, बहुत बढ़िया, लेकर आओ उसको। सर लगता है सबूत मिल गया हमको। चलो साहब आ गए, चल। सर ये मनोज महतो है। हमारे खबरी ने इसको शराब के ठेके पे बोलते हुए सुना था कि एसिड अटैक से बदला लेना बहुत आसान होता है, जिंदगी भर तक याद रखता है। हमारे खबरी ने हमको इन्फॉर्म किया और हमारी टीम इसको वहां से उठाकर ले आई। किससे बदला लेना था? साहब हमने किसी से बदला नहीं लिया और न ही हमको लेना है। तो फिर वो ठेके पर वो एसिड अटैक का क्या राग लाप रहा था तू? साहब वो तो ऐसे ही 3-4 लोग बैठे थे, तो उनके बीच में कॉलर टाइट करने के लिए ऐसे बोल दिए साहब। हंसी में कुछ किए नहीं है। गीता पे एसिड अटैक क्यों किया था? कौन गीता साहब? इसका नशा ऐसे नहीं उतरेगा, अपने तरीके से को बुलवाओ। सब याद आ गया साहब, याद आ गया साहब। 10,000 रुपया मिला था हमको। ऑफर किसने दिया था? चंपा सिंह ने साहब। तो ये चंपा ने गीता पे अटैक क्यों करवाया? वो साहब हमको नहीं मालूम है, हम तो सिर्फ पैसा के लिए काम किए हैं। हम तो काकुल पे एसिड फेंकने गए थे, लेकिन गीता बाहर आ गई और रात के अंधेरे में समझ में नहीं आया, तो उसी पे फेंक के भाग गए। 7 बजे गए थे ना? नहीं साहब 9 बजे। तेरे साथ और कौन था? कोई नहीं था साहब, हम अकेले थे। और एसिड किसने दिया था, चंपा ने? नहीं साहब, हम खुद जुगाड़ किए थे। कैसे? साहब हम बिलालपुर के हैं ना, वहीं एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहीं से थोड़ा सा चुरा लिए थे। अच्छा। कमला,
तुम घर का काम संभालो, हम पुलिस स्टेशन होकर आते हैं। अरे रवि बेटा जल्दी आओ, गाड़ी निकालो। हाँ माँ बस गाड़ी बांध रहे हैं, चलो। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम अभी आपके पास ही आ रहे थे। किस लिए? चंपा कल से घर नहीं लौटी है। किसी का फोन आया था, बोल रही थी हम आते हैं और अभी तक नहीं आई है। किसका फोन आया था? पता नहीं किसका आया था, हमको तो बड़ी चिंता हो रही है। जाओ पूरे घर की तलाशी लो। सर अरे तलाशी सर कुछ नहीं मिलेगा, हम कह रहे हैं, हमारा यकीन कीजिए ना। कैसे यकीन करें? क्या पता फोन का बहाना बना रहे हो आप लोग और वो घर में छुपा के रखा उसको। भेजा चंपा को फोन लगाओ। सर अरे सर फोन स्विच ऑफ है, हम लोग कितना बार ट्राई किए, सुबह से ट्राई कर रहे हैं। सर फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, हम बोले थे ना सर आपको। सर पूरा घर ढूंढ लिया पर चंपा कहीं नहीं मिली। सर कहा था ना आपसे हमने। आखिरी बार पूछ रहे हैं, बता दो कि चंपा कहाँ है, वरना उसके साथ साथ तुम दोनों भी अंदर जाओगे। सर हम तो तब बता पाएंगे ना जब हमको खुद पता होगा। साहब हम सच कह रहे हैं, चंपा घर पर नहीं है, वो कल से घर लौटी ही नहीं है। हमें लग रहा था कि चंपा को किसी तरह से पता चल गया है कि उसने जिसे एसिड अटैक की सुपारी दी है वो हमारी गिरफ्त में है और उसके खिलाफ हमारे पास सबूत है, इसलिए वो फरार हो गई। उसे पकड़ने के लिए हमने पूरे स्टेट में उसके फोटो सर्कुलेट करवाए, अर्जेंट बेसिस पे उसकी CDR रिपोर्ट निकलवाई, हर वो काम किया जिससे जल्द से जल्द हम उस तक पहुंच सकें। हम उस तक पहुंचे भी, लेकिन उस तरह नहीं जैसी कि हम कोशिश कर रहे थे। ये घाव देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी कट्टे से गोली मारी गई है, क्योंकि रूरल में लोग ज़्यादातर उसी का इस्तेमाल करते हैं। विजय बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास के लोगों से पता करो कि किसी ने कुछ देखा है क्या। और हाँ, वो जो कट्टा सप्लायर है उसका भी पता करो कि उसने कट्टा किसको बेचा था। सर दो परिवारों के बीच की लड़ाई एसिड अटैक से शुरू होकर अब मर्डर तक पहुंच गई थी। चंपा के सीने में गोली मारी गई थी, लेकिन उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। इसका मतलब उसे जिंदा दफनाया गया था। चंपा का मोबाइल और उसका रिवॉल्वर दोनों ही हमें नहीं मिले। सर चंपा के कॉल रिकॉर्ड्स। सर कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक चंपा का फोन शाम को 7 बजे स्विच ऑफ हो गया था। सर स्विच ऑफ होने के आधे घंटे पहले चंपा को एक नंबर से फोन आया था जिसके बारे में जमुना हमको बता रही थी। किसी का फोन आया था, बोल रही थी हम आते हैं और अभी तक नहीं आई है। और सर वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि काकुल का है। सर चंपा को आखिरी बार फोन काकुल के फोन से आया था। लेकिन ये काकुल चंपा को फोन क्यों करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं इस काकुल का ही चंपा के मर्डर में कोई हाथ हो? उसने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को फोन किया, वो भी उसके मर्डर से आधे घंटे पहले। अरे काहे टेस्ट हुए बाहर रही हो? हम नहीं मारे उसको, अपनी बहन पे भरोसा नहीं तुमको? देखिए पगला गई एकदम पगला। इसको लगता है कि चंपा को हम मारे हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं, हमें भी ऐसा ही लगता है। चलो थाने में चलकर विस्तार से बात करते हैं। चंपा के मर्डर से आधा घंटा पहले तुमने उसे कॉल किया था, उसके बाद वो अपने घर से निकली थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। ऐसा क्यों? वापस आने का हमको नहीं मालूम। कॉल हम किए थे कि दुश्मनी खत्म करते हैं, वो भी मान गई थी। बोले मिलकर बात करते हैं, इसलिए पानी टंकी के पास बुलाए थे। तो मुलाकात हुई? बात अकेले आने का हुआ था। हम पहुंच गए थे, 8 बजे तक इंतजार किए, आई नहीं। फोन भी किए, फोन ऑफ था। सोचे महारानी का मूड बदल गया होगा, तो हम भी वापस अस्पताल चले गए गीता के पास। अपने घर वापस आ गए हम। सुबह पता चला कि कोई उसको मार के ना गाड़ दिया है। इतना दुख हो रहा है ना हमको, एकदम बदला लेने का जो मन था ना एकदम पूरा नहीं हो पाया हमारा। ऊपर से हमारी बहन दिमाग खा गई है हमारा कि हमने चंपा को मारा है। मानने को तैयार ही नहीं है वो। विजय जरा पता लगाओ कि ये सच बोल रही है या झूठ। क्यों झूठ बोलेंगे हम? क्यों बोलेंगे झूठ?
सच बोल रहे हैं हम, सच। अगर काकुल सच बोल रही है कि उसने चंपा को नहीं मारा, तो फिर ऐसा कौन है जिसके पास चंपा को मारने का मोटिव हो? सर काकुल के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो वो सच ही बोल रही है, क्योंकि उसके मोबाइल लोकेशन में साफ दिख रहा है कि वो शाम को 7 बजे हॉस्पिटल से पानी की टंकी के लिए निकली ज़रूर थी और 7:15 से 8 बजे तक वो वहीं पर ही थी। उसके बाद में हॉस्पिटल आ गई थी और सर वो क्राइम स्पॉट के पास में भी नहीं गई जहां पर हमको चंपा की लाश मिली थी। और तभी हमें एक बड़ी लीड मिली। छपरा से 50 किलोमीटर दूर किसी केमिस्ट ने एक आदमी को बड़ी मात्रा में एसिड बेचा था, वो भी गीता के एसिड अटैक से 1 दिन पहले। इतनी खबर मिलते ही हमने उस आदमी को उठा लिया। यही है ना वो जिसे तुमने एसिड बेचा था? नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है। वो लड़का तो बहुत कम उम्र का था, लगभग 20 के आसपास उसकी उम्र होगी। अच्छा, तुमने कहा था कि उस लड़के ने अगले दिन तुम्हें फोन किया था। जी। तुम्हारे फोन में उसका नंबर होगा, विजय को नोट कराओ। जी। विजय, इस नंबर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशंस निकालो। जी सर। सर केमिस्ट ने एसिड खरीदने वाले जिस लड़के का नंबर दिया था उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। सर केमिस्ट ने जो नंबर दिया था उसका कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन आने में तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये पता चल गया है कि वो नंबर ललन यादव नाम के कुख्यात अपराधी का है और सर उसका एड्रेस भी पता चल गया है सर। विजय, जब तक सीडीआर रिपोर्ट नहीं आती ना तब तक इस लल्लन यादव के घर पे जाके चेक करो मिलता है कि नहीं। ललन घर पे नहीं है साहब, हम उनकी पत्नी है। हमको बताइए ना क्या बात है। अच्छा, लल्लन घर से कब गया था? 10-12 दिन हो गए साहब, एक फ़ोन भी नहीं आया। हम तो खुद ही परेशान हैं। सर लल्लन अपने घर पर नहीं मिला है, लेकिन हमने अपना एक कांस्टेबल 24 घंटे सिविल में नजर रखने के लिए तैनात कर दिया है। शायद अपने बीवी बच्चे से मिलने के लिए आए और फिर हमारे हाथ लग जाए। ये लल्लन अपने घर जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके कॉल डिटेल्स आ गए। ये देखो, इस लल्लन यादव का फोन गीता के एसिड अटैक से अगले दिन से ही यानी कि 17 तारीख से ही बंद था। उसने चंपा से कभी भी बात नहीं की थी। और एसिड अटैक के 2 दिन पहले से जिस नंबर से लल्लन की सबसे ज्यादा बात हुई है वो है गीता यादव का। क्या सर गीता अपने ऊपर एसिड अटैक क्यों करवाएगी? तो मनोज अब तक हमसे झूठ बोल रहा था कि चंपा ने उसे एसिड अटैक की सुपारी दी थी। अब कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसा ही लग रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब हम केमिस्ट को मनोज से मिलवाने लेकर गए थे तो मनोज की हालत क्यों खराब हो गई थी। सच बोल, सच। सर हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं साहब। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम तेरी मदद करते हैं। दोबारा पूछते हैं, गीता पर एसिड अटैक तूने किया था? हाँ सर। कितने बजे? 9:15 बजे। नहीं, 9 बजे या 9:15 बजे? 9:15 बजे साहब। सर ये झूठ बोल रहा है, इसने अपनी स्टेटमेंट में 9 बजे का टाइम लिखवा है। ठीक है, इतना चला लेते हैं, 15 मिनट चलता है ना? तो वो एसिड तू कहाँ से लेकर आया था? बताया तो था आपको कि जिस कंपनी में काम करता था वहीं से लेकर आया था साहब। फैक्ट्री का नाम बोल। प्रीमियर केमिकल साहब। प्रीमियर केमिकल राजीव पासवान की फैक्ट्री है ना वो? मेरे को कैसे मालूम साहब, मजदूर आदमी हूँ साहब, मालिक हम लोगों से मिलता थोड़ी है साहब। फैक्ट्री मालिक से मैंने बात की और उसने हमसे कहा है कि उसकी फैक्ट्री में एसिड का कोई काम नहीं है। नीचे रख, अब सच बोल वरना। किसके कहने पर झूठ बोल रहा है? हाँ बता रहे साहब, बता रहे। अब कैसी तबीयत है बेटा? पहले से ठीक है, अब दर्द भी कम है। ये फोन तुम्हारा है? हाँ। ये फोन सिर्फ तुम इस्तेमाल करती हो या कोई और भी इस्तेमाल करता है? काकू जी का जब फ़ोन ख़राब हो जाता है
तब वो हमारा फ़ोन इस्तेमाल करती हैं हमेशा। तुम्हारे ऊपर जब एसिड अटैक हुआ था उससे 1-2 दिन पहले उनका फ़ोन ख़राब हुआ था, मतलब उन्होंने तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल किया था। सुनो, तुम्हें बहुत जल्दी थी ना ये जानने की कि गीता पर एसिड अटैक किसने करवाया। पूछोगी नहीं कौन था वो? किसने कराया पर हमला? चंपा ने ना? नहीं, चंपा ने नहीं, तुम्हारी सगी बहन काकुल ने। उसने तुम पर एसिड अटैक करवाया, मनोज महतो नाम के आदमी को सुपारी देकर। हम ही जानबूझकर पकड़वाए थे मनोज को, फंसाना चाहते थे चंपा को हम। कुछ महीना जेल में काटने के लिए ना मनोज को अच्छा खासा रकम दे रहे थे हम। हमको लगा था कि मनोज बोलेगा और आप जाके पकड़ लीजिएगा चंपा को, लेकिन साली पहले ही मर गई। सारे किए कराए पर पानी फेर के रख दिया बस। ये मनोज और लल्लन दो लोग क्यों? मनोज अपराधी प्रवृत्ति का नहीं था, हमको पता था कि वो नहीं करेगा, और लल्लन जेल जाने को तैयार नहीं था। तो हम मनोज को मनाए चंपा को फंसाने के लिए और लल्लन को गीता पर एसिड फेंकने के लिए। वो जो प्रिंसिपल वाला लेटर था ना, वो भी हम ही लेके आए थे, और गीता के फोन से लगातार बात कर रहे थे उससे। उस दिन भी हमने ही कॉल किया था एसिड फेंकने के लिए। अपनी सगी बहन को तुमने एसिड फेंकवाया, उसका ये हाल किया सिर्फ चंपा से बदला लेने के लिए? असल कारण ना चंपा को जेल भेजना नहीं था, संजय को बाहर निकालना था। हम सोचे थे कि चंपा को गीता के एसिड वाले केस में फंसाएंगे और फिर उसके साथ एक सौदा करेंगे। तुमको करना क्या है कि जो कोर्ट में जज साहब के सामने ये बोलना है कि तुम हमसे बदला लेने के लिए संजय को बलात्कार वाला केस में फंसाई हो, ठीक है? और उसके बदला में फिर हम सोचेंगे कि गीता वाला जो केस है ना हम वापस ले ले। तो क्या कहती हो? ठीक है, हम मिलके बात करते हैं। हाँ, अभी मिलते हैं। वो पुराना पानी का जो टंकी है वहाँ पे। ठीक है। संजय झा ने वाकई चंपा का रेप किया था? हमारे कहने पे किया था वो, हम ही करवाए थे। मानसिक रूप से ना उसको एकदम तोड़ना चाहते थे हम, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते थे ताकि दोबारा हमारे सामने खड़े होने की ना उसकी हिम्मत नहीं हो। लेकिन हुआ क्या? हमने सोचा था कि पुलिस के पास नहीं जाएगी, लेकिन वो गई और संजय को जेल हो गया। हमको तो छुड़वाना था ना, हमारी वजह से गया था वो जेल। उसको तो बाहर निकाल नहीं पाई, अब खुद अंदर जा रही। संजय और अपनी सगी बहन की जिंदगी बर्बाद करके अब जेल में बैठ के लड़ना चुनाव। लेके जाओ इसे। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर, लल्लन को अरेस्ट कर लिया है और उसने इस बात को कबूल कर लिया है कि काकुल ने ही गीता पर एसिड अटैक की सुपारी दी थी। वेरी गुड। एसिड अटैक का केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन मर्डर केस सॉल्व होना अभी बाकी था। तभी हमें एक बड़ी लीड मिली। जिस कट्टे से चंपा को गोली मारी गई थी उसके सप्लायर को हमने ढूंढ लिया था, जिसने हिस्ट्री शीटर भोला पांडे का नाम हमें बताया था। वो हमको चंपा को मारने का सुपारी हमको मिला था। क्या कर रहे हैं बे? चंपा की गन और उसका फोन कहाँ है? हाँ, उसका गन तो हम सर बेच दिए, फोन हम नदी में फेंक दिए सर। सुपारी किसने दी थी? सुपारी हमको कृष्णचंद झा। कौन कृष्णचंद झा? सर किशनचंद झा तो संजय झा का बाप है, वही है ना? हाँ। रुक। अरे बैग वैग लेके कहाँ जा रहे हो? साहब बस लिफ्ट चाहिए। अरे तो पूछना क्या है, बैठिए हम छोड़ देते हैं। साहब चंपा ना झूठ बोल के हमारे बेटे को फंसाई थी। ये शैतान हमरा संग जोर जबरदस्ती किया है। हम बहुत कोशिश की है, बहुत विनती की उससे,
मगर केस वापस नहीं ली वो। 2 दिन बाद कोर्ट में पेशी होने वाली थी। साहब बताओ हम क्या करते? हम सोचे कि केस को जड़ से ही समाप्त कर देते हैं। ना चंपा रहेगी तो मुकदमा कैसे होगा, और कोर्ट को मजबूरी में हमारे बेटे को छोड़ना पड़ेगा। बस उसी दिन हम भोला को सुपारी दे दिए। साहब वो हमेशा अपने लोगों से घिरी रहती थी, तो मारने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो वो 21 तारीख को अकेले पानी की टंकी के पास जा रही थी, तो हम नहीं, तुम्हें कैसे पता चला कि वो पानी की टंकी के पास अकेली जा रही है? काकुल बोली थी साहब। काकुल और संजय का ब्याह जरूर ना हुआ हो, लेकिन हम उसको पतोहू मानते थे, और वो लोग अक्सर फोन करके आपस में मिला जुला करते थे। वही बोली थी कि चंपा से सुलह करने जा रही। काकुल ने उसे अकेले बुलाया है। हम समझ गए साहब कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हम भी खूब उकसाए उसको, बोले कि सुलह कर लेनी चाहिए। तो भोला को बोले तो भोला गया और अकेले में उसको घर दबोचा मार दिया। इस केस में ही शुरू से ही विक्टिम दिखाई देने वाली काकुल अपराधी निकली, और अपराधी दिखाई देने वाली चंपा वो बुरी तरह जुर्म का शिकार हुई। इस केस में चंपा और गीता दोनों को ही जुर्म की दस्तक मिली थी, लेकिन चंपा ने इसे अनदेखा किया या फिर कम करके आंका, और गीता वो देखकर भी बच नहीं पाई। जैसे कि महाभारत में देखने को मिलता है कि दुर्योधन की एक नाजायज जिद इतने बड़े युद्ध का कारण बनी कि मानो पूरा युग समाप्त हो गया। इसी तरह से इन दोनों परिवारों की झूठी खानदानी परंपरा की वजह से काकुल, चंपा, गीता, संजय झा और उसके पिता का जीवन बर्बाद हो गया। जब भी खुद पर अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाई देने की होड़ हावी होती दिखाई दे, संभल जाएं। ये जुर्म की दस्तक हो सकती है, इसे अनदेखा ना करें। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ। फिर आऊंगा एक नया केस लेकर। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।